ओके चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। आज देखते हैं कि तो आज 19 जनवरी 2022 फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक चल रहा है। आज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब एएमपी। तो एएमपी पर आज हम काम करेंगे। अब तक हमने एएमपी पे जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का चैप्टर था उसमें हमने बहुत चीज देखा, जैसे ईडीएम क्या होता है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्या होता है। सब प्रोसेस को हमने फिजिकल क्लास में देखे थे बोर्ड पे। लेकिन आज हम जो ये जो टॉपिक है वो लेजर बीम पर, मतलब लेजर बीम मशीनिंग। असल में इसका टोटल जो नाम है वो है, जो प्रोसेस का नाम है उस प्रोसेस का नाम है जो प्रोसेस का नाम है उस प्रोसेस का नाम है लेजर बीम मशीनिंग, LBM। L फॉर लेजर, ओके, B फॉर बीम, ये बीम के शेप में निकलेगा, और M फॉर मशीनिंग, M फॉर मशीनिंग, L फॉर लेजर। तो यहाँ पे जो टूल है, यहाँ पे कोई टूल तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई हमारा टूल नहीं है, सिर्फ एक बीम ही हमारा टूल जैसा काम करेगा। मतलब कटिंग का एक बीम जैसा। बीम का मतलब होता है पैरेलल लाइन से बीम, हम लोग बोलते हैं जस्ट लाइक इस तरह का फॉर्म में होगा लाइक। तो ये जो बीम है वो किसका बीम है? लेजर का बीम है। ओके, अब लेजर तो हम लोग कॉमन हम सब जानते हैं लेजर के बारे में क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे कि बीम लेजर तैयार कैसे करते हैं। तो पूरे का पूरा जो लेजर बीम मशीनिंग में जो काम होगा वो समझ जाओ कि लेजर को कैसे तैयार करना है, अब उस लेजर को बीम में कैसे करेंगे कन्वर्ट, और फिर बीम में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको फर्दर हम मशीनिंग में करेंगे। तो हम लेजर बीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेजर बीम में कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखना है। पहला पॉइंट जो याद रखना है कि इसमें हमारा जो बीम है लाइट, वो बीम एक लेजर एज ए फॉर्म होगा जो कि एनर्जी क्रिएट करेगा। तो ये हमारा थर्मल एनर्जी होता है। तो पहला बात है कि थर्मल एनर्जी, ओके, थर्मल एनर्जी पर ये काम करेगा। थर्मल एनर्जी का मतलब है कि थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। तो ये जो बीम है वो थर्मल एनर्जी करके हम मशीनिंग करेंगे। तो मशीनिंग करने का थर्मल एनर्जी यूज होगा। ये थर्मल एनर्जी फर्दर क्या होगा कि वेपोराइज होगा। हम नीचे मिल देते हैं। ये थर्मल एनर्जी फर्दर क्या होगा कि वेपोराइज करेगा। एंड एक्चुअली उल्टा हो गया, मेल्टिंग एंड वेपोराइजिंग करेगा। तो पहले मेल्टिंग होगा ऑफ वर्क पीस। तो थर्मल एनर्जी मतलब जो थर्मल एनर्जी है वो वर्क पीस के ऊपर जाएगा और मेल्ट करेगा। मतलब उल्टा हो गया, पहले मेल्ट करेगा तब वेपोराइजिंग करेगा। तो इसमें चीप का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, कोई चीप नहीं तैयार होगा, क्योंकि ये मेल्ट करके वेपोराइज में कन्वर्ट करेगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट में जाएगा। जब मतलब ये मेल्टिंग होगा तो ये इसमें थर्मल एनर्जी कौन तैयार करेगा? तो थर्मल एनर्जी तैयार करने वाला यही बीम है। तो थर्मल एनर्जी ड्यू टू बीम, ड्यू टू लेजर बीम, ओके, और ये हमारा मेल्ट कर देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी ये हमारा याद रखना है कि थर्मल एनर्जी लेजर बीम के, तो थर्मल एनर्जी बेस्ड एनर्जी का जो इनपुट है वो थर्मल एनर्जी होगा। जैसे हमारा एजेम था, एब्रेसिव जेट मशीन, वो मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। उसके बाद उसको थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करेगा मेल्टिंग में, उसको भी वेपोराइज करेगा और वापस हमारा मशीनिंग में हो जाएगा। अब हमें देखना है कि लेजर क्या होता है और फिर इसको बीम में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस पे जाएंगे, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, कैसे इसका सेटअप तैयार किया जाएगा, उस सब को फिर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लेजर का जो फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर का मतलब क्या हमारा होता है। लेजर में
देखोगे यहाँ पे कि LASER लेजर हम अंग्रेजी में इसको इसी तरह लिखते हैं, लेकिन इसका फिजिक्स में इसका नाम ऐसे पड़ा है। असल में L फॉर लाइट, लाइट एक लाइट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, जो हम देखते हैं लाइट चाहे लाल, हरा, ब्लू, पीला जो भी रंग हुआ एक लाइट के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे दूसरा वर्ड है एम्प्लीफिकेशन, A फॉर एम्प्लीफिकेशन मतलब कि थोड़ा लाइट होगा लेकिन थोड़ा एम्प्लीफाइड फॉर्म में होगा, वेवलेंथ थोड़ा हाई में होगा। Stimulated, S for stimulated, E for emissions, R for radiation। तो ये इतने वर्ड से मिला हुआ है लेजर। ये सभी का जो कंसेप्ट है 1917 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के अनुसार, मतलब जो क्वांटम थ्योरी स्टडी था उसमें इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया था कि ये क्या होता है, कैसे स्टिमुलेटेड एमिशन किसको बोलते हैं। हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन एक न्यू तरह का एमिशन होता है जो एटम्स में होता है। ओके, क्योंकि ये स्टडी 1917 में आइंस्टीन कर रहा था, तो ये क्वांटम थ्योरी मतलब एटॉमिक लेवल पे पढ़ाई किया था, ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है एटॉमिक लेवल पे। तो एटम्स का क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, कैसे किस तरह का वो एमिशन कर सकता है, रेडिएट कर सकता है एनर्जी, उसी पर स्टडी है। उसके बाद 1960 में थियोडोर ने पहला लेजर बीम, देखो यहाँ पे एक लेजर का कंसेप्ट तो हो गया ये, लेकिन पहला लेजर बीम मतलब लेजर बना कर दिखाया वो था थियोडोर ने 1960 में बना के दिखाया। ऐसे ये लेजर भी मशीनिंग में सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड हम जा रहे हैं कि क्योंकि हम जो सेटअप तैयार करेंगे उसमें जितना भी सारा कंपोनेंट होगा वो सारा कंपोनेंट इसी पर ही बेस हो, कैसे स्टिमुलेट हुआ, कैसे एनर्जी देंगे, तो हमारा सेटअप में भी ये सब सारा चीज रहेगा। ओके, नाउ अब इस पूरे प्रोसेस में जो लेजर के प्रोसेस में क्या होगा, लेजर को बेसिकली तीन ही प्रोसेस होगा, तीन प्रोसेस। पहला होगा एब्जॉर्प्शन, पहला जो लेजर भी जब हम सेटअप तैयार करेंगे उसमें दिखेगा कि उसमें कुछ एब्जॉर्प्शन होगा। अब सवाल किसके ऊपर होगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैसे एब्जॉर्प्शन करवाएंगे हम लोग। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किसी के ऊपर होगा, चाहे वो हमारा कुछ दूसरा टाइप का मटेरियल हो जाए या कुछ रड के फॉर्म में हो जाए या कुछ मेटेलिक पॉइंट भी हो सकता है, कुछ मेटेलिक भी हो सकता है जो कि एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो कोई एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो कुछ देने वाला कोई चीज होगा। तो यहाँ पर हम चीज और लिख देते हैं, हम यहाँ पे है कि इस एब्जॉर्प्शन में एक रूबी रड देंगे, रूबी रड हम डालेंगे, ठीक है ना। तो रूबी एक मटेरियल का नाम हुआ, रूबी रड हम डाल देंगे, यूज करेंगे जो कि एब्जॉर्ब करेगा। और रूबी रड किसका बना होता है, या का मिक्सचर हो सकता है, कॉम्बिनेशन कंपोजिशन हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, क्रोमियम ऑक्साइड का, ये सारा चीज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की तरह मिक्सचर कॉम्बिनेशन मटेरियल होता है। अब रूबी रड जो एब्जॉर्ब करेगा, तो कोई तो होगा जो इसको लाइट देगा, लाइट देने का नाम इसको बोलते हैं हम लोग जेनॉन फ्लैश लाइट, फ्लैश लैम्प। जस्ट लाइक तो मान लो जो मरकरी होता है, मरकरी जो घर पे यूज करते हैं लाइट के लिए मरकरी, उसी से ट्यूब जैसा ही जेनॉन फ्लैश लैम्प होता है जो कि लाइट देता है, एनर्जी देगा। किसको देगा, रूबी रड को देगा। जब रूबी रड को लाइट देगा तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला काम होगा एब्जॉर्प्शन, किस पर होगा, रूबी रड एब्जॉर्ब करेगा। लाइट कहां से लेगा, तो कोई एक मीडियम होगा जेनॉन फ्लैश लाइट, वहां से देगा। अच्छा, ये लाइट अपने आप तो पैदा नहीं, ट्यूब लाइट होता है, ट्यूब लाइट करंट देते हैं, तो पहले हम इसके ऊपर करंट देते हैं। ओके, हाई वोल्टेज से हम करंट सप्लाई करते हैं। तो हम चाहे बैटरी के सिस्टम से भी, लेजर में जो हम खिलने वाला खिलौना में जो यूज करते हैं वो बैटरी से चलाते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज हमको कुछ बड़ा चीज ड्रिल करना है, कटर करना, काटना है लोहा को, तो बैटरी से नहीं, हम उसको करंट देते हैं, एसी करंट देते हैं। तो हम यहाँ पर फ्लैश जेनॉन फ्लैश लैम्प हम लोग उसको हाई वोल्टेज करंट से हम सप्लाई करेंगे जो कि लाइट जनरेट करता है, जस्ट लाइक ट्यूब लाइट हमारा लाइट जनरेट करती है।
तो वो फिर लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। एमिशन मतलब कि स्पॉन्टेनियस अपने आप मुझे कुछ एमिशन, उसको हम डायग्राम समझाएंगे क्या होता है। स्पॉन्टेनियस होगा, उसके बाद फिर एक स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। दो तरह का एमिशन कराता है, तो एक तो हो गया स्पॉन्टेनियस और एक हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। फर्दर ये जो निकलेगा, जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो कैसा होता है, वो पैरेलल और मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। मतलब एक जैसा लाइट होगा, एक वेवलेंथ जैसा होगा और सीधा पैरेलल फॉर्म होगा, मतलब बीम की तरह होगा। तो यही बीम का हमको यहाँ पे पैदा हो जाता है अगर हम स्टिमुलेटेड करते हैं। तो लेजर बीम जो होता है, लेजर वो तक सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा और पैरेलल जाएगा, डेविएट नहीं होगा। तुम देखोगे जब तुम टॉर्च लेते हो, मारते हो लाइट इसमें, तो उसका लाइट बिखर जाता है। लेकिन लेजर लाइट ऐसा नहीं होगा, लेजर लाइट पैरेलल होगा और मोनोक्रोमेटिक और सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन। अब आते हैं तुमको हम क्या कि ये सब होता क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे काम करेगा, स्पॉन्टेनियस कैसे काम करेगा और स्टिमुलेट कैसे काम करेगा। तो ये डिस्कस करने के बाद फाइनली फिर तुमको हम एक सेटअप तैयार कर देंगे, उसी फिर मशीनिंग काम मेन है कि वेपोराइजिंग करना, मेल्टिंग करना, थर्मल एनर्जी, इसी कारण तो मेरा वर्क पीस मेरा मेल्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं सीधे कि आखिर ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो उसके थोड़ा सा बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, तो बोर्ड को मिटाकर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखा कि यहाँ पे तुमको लग रहा है कि एक तरह का सोलेनॉइड है, लेकिन एक रड है, एक हम रड डाल दिए हैं, रूबी रड हम डाल दिए। और ये जो गोल गोल जैसा एक तरह का ट्यूब है, मतलब फ्लैश लाइट है, मतलब जेनॉन फ्लैश लैंप है, जिसको हम लोग एक वोल्ट से हम इसको जोड़ दिए हैं। हम एक वोल्टेज से तो यहाँ से इसमें लाइट जाएगा, करंट जाएगा, और वो करंट से क्या होगा, इसमें जो जेनॉन फ्लैश लैंप है वो रेडिएट करेगा और रूबी के ऊपर उसमें इंसिडेंट होगा, उस पर टकराएगा। टकराने के बाद फिर इसमें एक लेजर बीम निकल जाएगा, इस तरह का पैरेलल लाइन निकल जाएगा। अब है कि आखिर ये सब चीज कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या होता है। तो चलो देखते हैं कि ये लाइट इस पे ये लाइट होगा वो एनर्जी के फॉर्म में देता है एच एंड म्यू। जो भी लाइट हमारा चल रहा है उसमें प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी का एक पैकेट एनर्जी होता है। जो जब भी लाइट ट्रेवल कर रहा है लाइट, तो अपने साथ जो एनर्जी लेकर चल रहा है वो प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है। तो ये एनर्जी का एक लेवल पैकेट है। एच का मतलब हो गया प्लैंक कांस्टेंट और दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये जब इसमें रेडिएट, इसमें जब इंसिडेंट होगा लाइट, तो हम सबसे पहले कुछ इसका फंक्शन दिखाएंगे। सब बेसिक फिजिक्स है, ठीक है ना। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसका अपना एक ग्राउंड लेवल पे घूम रहा है। जब हम एनर्जी देते हैं, ये जो एक एनर्जी जो इस फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, एच म्यू दे रहे हैं एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी कहाँ से, जब करंट देते हैं तो ये हमारा फ्लैश लैंप है, वो इसके रूबी डट के ऊपर पड़ेगा। जब पड़ेगा तो जस्ट लाइक ये एटम्स है, किसका, एक रूबी रट का एक एटम से बात कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स। जैसे ही इसमें एनर्जी देगा तो ये क्या हो, जंप करेगा। जंप करने के बाद ये अपना हाई लेवल जो स्टेट है वहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पहुंच गया, तो इसको बोलेंगे भाई ये लाइट एब्जॉर्ब किया। तो पहले बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, जंप हो जाएगा, मतलब जो लेवल है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पहुंच जाएगा। तो इस तरह फिजिक्स पार्ट है, तो ये यहाँ पहुंच गया। पहुंचने के बाद इसको हम जब तस्वीर में ऐसे बना के दिखाएंगे, ये हमारा एक ग्राउंड लेवल हुआ, ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो घूमते रहता है, तो अपने एक से ऑर्बिट पे, एक निश्चित ऑर्बिट पे वो घूमते रहता है। तो इस मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा। कैसे, तुमको इस तरह याद होगा 2 8 18 इस तरह हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। तो मान लेते हैं कोई भी एक ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन, 4-5 इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं। अब हम ये लेवल इसको मान लेते हैं E1, मतलब इसका अपना एक एनर्जी लेवल है। अगर इसमें से एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे तो E2 तक पहुंच सकता है। तो जिसके पास जितना एनर्जी है वो सब उस ऑर्बिट में घूमते रहेगा। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब जैसे हम यहाँ से लाइट में इसको देंगे, H और म्यू का जो एनर्जी देंगे हम E1, जैसे एनर्जी देंगे तो ये जंप करके पहुंच जाएगा दूसरे स्टेट पर, मतलब ये स्टेट पहुंच जाएगा, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी दिए हैं। तो ये हो गया एब्जॉर्ब करके, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ऊपर। उस तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा मेरा। अब पहुंचने के बाद ये एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि इसको तो हम एनर्जी दिए हैं, तो ये चाहता क्या चाहिए कि हम फिर से वापस हम उसी ग्राउंड पे आ जाए। ये तो नेचर है बॉडी का, सबका, कि अगर जरा सा भी डिफॉर्मेशन हम करेंगे तो वो चाहेगा कि अपना नेचुरल स्टेट में आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन का अपना नेचुरल स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब हम पहुंचा दे, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये चाहेगा कि वापस हम आ जाए, तो जो अपने वापस अपने आप आ जाए, इलेक्ट्रॉन भी वापस आ जाएगा नीचे। तो भाई हम जब इसको दिए हैं एनर्जी, तो वापस गया, यहाँ तक गया है। तो फिर जब वापस आना चाहेगा तो जो एनर्जी हम दिए थे उसको तो वापस करना होगा, नहीं करना होगा, तो वो एनर्जी वापस करना। तो एनर्जी ये वापस कर दिया, करने के बाद वो अपना ग्राउंड स्टेट पहुंच गया। यहाँ पे जो रुकने की, जो एक्साइटेड स्टेट पे जो एक इलेक्ट्रॉन का जो रुकने का समय है वो बहुत कम समय होता है, मतलब टाइमिंग जो होता है 10⁸ सेकेंड, इतना कम सेकेंड के लिए वो रुकता है, फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन कुछ एटम्स, कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह से एनर्जी नहीं देता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद जब वो नहीं दिया तो वो ये मांग रहा कि मुझे E1 चाहिए। अगर यहाँ तक आना है तो तुम जितना हमसे लिए हो उतना वापस करोगे तभी तुम मेरे पास आओगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारा है कि उसको उतना वापस नहीं कर पाता है, तो कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो जितना तक करता है तो वो तीसरे लेवल तक पहुंच जाता है। तो हम तस्वीर यहाँ पे बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये हमारा लेवल, ये ग्राउंड E1, ये E2,
और एक आ जाता है E3। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां गया और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वापस यहां पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट, ये 3 तरह का स्टेट हमें मिल जाता है। उसका जो टाइमिंग होता है यहाँ पे जो टाइमिंग रुकने का है वो लगभग 3 × 10⁻, टाइमिंग कितना दिया हुआ -3 सेकेंड। तो ये यहाँ से तो कुछ वापस तो कुछ एटम्स यहाँ पे आकर रुक जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि मेटा स्टेबल स्टेट। एक हो गया ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक हो गया मेटा स्टेबल स्टेट, जहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर हमारा रुक जाता है लगभग इतना सेकंड के लिए, फिर फाइनल टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर गिरता है। तो जो यहाँ से ऊपर नीचे आया गिरा, तो ये क्या किया कि ये हमारा जब ग्राउंड की एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ से नीचे आएगा तो क्या होगा, हमारा एनर्जी हम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर क्या हो, फिर ये यहाँ से नीचे आएगा तो फिर ये एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करेगा। इसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड, ठीक है ना। तो स्टिमुलेटेड मतलब हमारा गिरा, तो जो एक एटम जो गिरा, तो एक तो गिरा, मान लेते हैं कि एक एटम से एक तो गिराया, तो अब क्या कि मान लेते हैं कोई एक एटम्स की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वहां से एनर्जी निकालेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आएगा फिर वो एनर्जी निकालेगा। तो एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्रिएटेड बस क्या कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेटेड कर रहे हैं, मतलब उसी को एक से ज्यादा हम फॉर्म में उसको लेके हम आ रहे हैं, वो भी पैरेलल फॉर्म में ला रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट में हम ला रहे हैं, एक वेवलेंथ के फॉर्म में ला रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब क्योंकि यहाँ पे एटम्स का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा ले रहा है रुकने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि एटम्स की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है, अमाउंट है, वो ज्यादा होता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो एटम्स का इसको मिला देने जरा, कुछ वर्ड यहाँ पे लिखेंगे जरा। तो यहाँ पे एटम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन मेटा स्टेबल स्टेट is increasing. This is called populations inversion. अब इस प्रोसेस को नाम हो गया है and this process is called pumping. इसको पंपिंग बोलते हैं। तो ये सब टेक्निकल वर्ड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पंपिंग मतलब इसका जनसंख्या को जो बढ़ना, मतलब मेटा स्टेबल में ज्यादा हमारा अमाउंट बढ़ जाता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरा N1 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे मेरा N3 अमाउंट है, तो N3 अमाउंट इज ग्रेटर देन N1, यहाँ पे एटम ज्यादा मेरा जमा होने लगा, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा कि लाइट जो बीम वो पैरेलल फॉर्म में निकलने चला, इसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा स्टिमुलेटेड काम खत्म हो गया। इसी को हम लोग जो स्टिमुलेटेड हुआ तो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्बर स्पॉन्टेनियस अपने आप ही गिरता है, उसके बाद ये गिरने के बाद मेटा स्टेबल पे आके रुक जाता है कुछ सेकंड के लिए, इतना सेकंड के लिए, फिर वो वहां से गिरता है, एक तरह का पैरेलल लाइन में निकल जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन, मतलब स्टिमुलेटेड रेडिएशन।
ओके, यही कंसेप्ट से मेरा लेजर बीम तैयार हो जाता है। अब हम आते हैं कि जो मेरा लाइट निकला है जो बीम के फॉर्म में, इसी को आगे जाके हम वर्क पीस के ऊपर अटैक करवाएंगे। जब वर्क पीस के ऊपर अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल मेरा मेल्ट होगा, थर्मल एनर्जी होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जिसके कारण उसमें मेल्ट होगा, आप वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उसका थोड़ा तस्वीर हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे। फाइनल जो सेटअप मेरा जो लेजर बीम का वो चलो उसके बाद ये लास्ट वाली बात है। इसके बाद ये हमारा एक सेटअप हो गया लेजर बीम का। इसमें कौन पार्ट है, एक तो हो गया कि मैं फ्लैश लैंप हो गया,
ओके, जस्ट लाइक ट्यूब की तरह होता है मेरा। इसको हम लोग पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अप्लाई करते, करंट देते तक वहां से वो एक्साइटेड हो जाए, वहां से इलेक्ट्रॉन और जो फोटोन नंबर है वो इसके ऊपर, जो रूबी रड है इसके ऊपर वो डाले, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, ग्राउंड से पहुंच जाएगा एक्साइटेड की मेटास्टेबल। तो पहुंचने के बाद वो चीज ये रूबी रड हमारा एक्साइटेड होकर यहाँ से लेजर बीम मतलब मोनोक्रोमेटिक निकालेगा। निकालने के बाद इसको हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगे, तो हम एक लेंस का यूज करेंगे। लेंस का यूज करने के बाद वो फोकसिंग करेंगे अपना, तो क्या करेंगे कि पूरा जो लाइट वो एक जगह क्या हो गया कि कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब कन्वर्जिंग हो जाएगा। जब कन्वर्जिंग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, थर्मल एनर्जी क्रिएट करेगा। बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी क्रिएट करने पर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मेरा मशीनिंग हो जाएगा। प्लस ये जो लेंस का जो डिस्टेंस है उसको वेरिएशंस करेंगे तो वो वैसा वैसा एनर्जी होल पे शेप चेंज हो जाएगा। अगर हमारा लेंस फोकस लेंथ कम हो जाएगा तो हमारा लाइट और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, तो होल करने में आसानी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर इस लेंस को ऊपर रखेंगे तो हम लोग का तो जो शेप है, जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। जितना कम रखेंगे तो एक बिंदु पर हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे रखें तो क्या होगा, ये लाइट को आराम से चांसेस मिलेगा कि ये एक बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाए। लेकिन जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये, अगर इस चीज को यहाँ पे रखेंगे हम लेंस को, तो क्या हो जाएगा कि ये लाइट हमारा इस बिंदु पर कंसंट्रेट नहीं होता, तो लेंस के चेंजिंग करने से हमारा जो लाइट जो फोकसिंग बिंदु है वो बदल सकता है। उस अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का शेप अलग अलग हम इसको ड्रिल कर सकते हैं। प्लस ये जो रूबी रेड से एक्साइटेड हो जाने पर ये जो मेरा सरफेस को बोलते हैं हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो जब ये लाइट हम देते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये जो प्रोटॉन नंबर है जो एनर्जी, तो वो इधर भी जाकर टकराएगा h into म्यू, ये यहाँ से भी टकराएगा h into म्यू, तो एनर्जी तो में बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज वापस टकराकर फिर से रूबी रेड में टकरा जाए। तो ये हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस को बनाया जाता है ताकि हमारा जो एनर्जीज है वो बर्बाद नहीं हो, बाहर नहीं जाए, वो बल्कि वापस यहीं पे आके टकरा जाए। प्लस क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो सरफेस हमारा बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो हम इस पे कूलिंग वाटर सिस्टम भी हम अप्लाई कर देते हैं, जिसमें ये चीज हमारा ठंडा होता चला, तो कूलिंग सिस्टम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें टूल वियर होता ही नहीं है, तो टूल का मकसद नहीं है कि टूल पे वियर होगा, तो टूल वियरिंग होगा नहीं, टूल है ही नहीं मेरा। दूसरा है कि इसको हम हवा की मदद से हवा में काट सकते हैं, और वैक्यूम है तो वहां की भी लेजर बीम है, हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो ये हमारा आराम से वैक्यूम में भी काट सकता है जहाँ हवा नहीं है। इसमें हम लोग हानिकारक करना है कि जहाँ रिफ्लेक्टिव वर्क पीस है वहां पे यूज नहीं करेंगे। ऐसा पता चला कि ये चीज लाइट पड़ा और रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, लेकिन मतलब ये चीज यहाँ पर टकराने के बाद ये लाइट वापस इधर उधर चला गया, तो रिफ्लेक्टिंग वाले ऑब्जेक्ट उसके बाद हम लोग हाईली मेल्टिंग पॉइंट वर्क इसको यूज नहीं करते, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है उसको यूज नहीं करते, पता चले को मेल्ट ही नहीं हो पाया। तो मेल्टिंग होना बहुत जरूरी है ताकि मेल्ट हो सके, इसलिए हाईली मेल्टिंग पॉइंट वाले वर्क इसको यूज नहीं करते हैं। प्लस इसमें याद रखना है कि स्किल पर्सन की जरूरत पड़ता है, मतलब किसी कम से कम उसको स्किल होना चाहिए कैसे लेजर बीम चलाया जाए, कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जरा सा भी इसमें अगर हम लेंस फोकसिंग को बदल दे तो वो चीज हमारा शेप चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें स्किल की जरूरत पड़ता है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ से रिमूविंग हो जाता है, जैसे हमारा ईडीएम मशीनिंग में ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है, लेजर बीम में मटेरियल रिमूविंग बहुत कम होता है लेकिन बस बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। एक कम अमाउंट मतलब कि पर सेकेंड मटेरियल रिमूविंग रेट क्या है वो, तो ये मटेरियल रिमूविंग रेट जो है वो बहुत कम होता है मेरा, कि बहुत कम क्वांटिटी निकालता है लेकिन बहुत ही तेजी से निकालता है, मतलब कि हर सेकंड में अमाउंट निकालते रहता है, हर सेकंड इसका अमाउंट कम हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट है जो तुमको लेजर बीम में जानना है।
इसके अलावा कुछ नहीं जानना। कंट्रोलिंग सिस्टम में वहां करंट है, फ्लैश लाइट है, यूवी कटे, अलग अलग मेटेरियल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल दिए सॉलिड लेजर, बोलते हैं सॉलिड लेजर क्योंकि जो मटेरियल वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। कोई कभी कभी गैस, मतलब कि गैस लेजर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि CO2 N2 का यूज कर सकते हैं। तो ये सॉलिड लेजर हमारे यहाँ यूज हो गया। एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक तरह का ट्रांसफार्मर हमारा होना चाहिए जो कि बिजली दे सके हम लोग का, एक लेंस होना चाहिए। ये सारा चीज करके हम लोग करते हैं। बस यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बस बात है कि डायग्राम को करना जरूरी होगा। उसके बाद फिर इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, कैसे कैसे लेजर बीम जाके जो एक्साइटेड ग्राउंड मेटास्टेबल आ जाता है, पंपिंग प्रोसेस क्या है, पॉपुलेशंस इन्वर्जन्स क्या, बस ये थोड़ा जान लो। उसके बाद ये सारे पॉइंट को लिख लोगे, तुम्हारा काम खत्म। ओके, तो हम क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। अटेंडेंस अगर भेज दिए होगे तो भेज दिए हो, ठीक है। ओके, हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं।